हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था गैस लाइटर्स क्या होते हैं, कैसे होते हैं, और मैं कैसे गैस लाइटिंग का शिकार हुई सुमित और उसकी मम्मी के साथ रहने पे। मतलब कैसे मेरा कॉन्फिडेंस लो हो गया था और हर चीज़ के लिए मुझे दोषी ठहराया जाता था, मुझे कमतर ठहराया जाता था। गैस लाइटिंग जो है वो नार्सिसिज्म के अंदर आता है। आज मैं उसी टॉपिक को लेके वीडियो बना रही हूँ। नार्सिसिस्ट लोग क्या होते हैं, नार्सिसिज्म क्या होता है, एंड नार्सिसिज्म से कैसे बचा जा सकता है, नार्सिसिस्ट के ट्रेड्स क्या होते हैं, सुमित और उसकी मम्मी कैसे नार्सिसिस्ट पर्सन्स होते हैं और उनके साथ आपको एक एक दिन जीना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। नार्सिसिज्म क्या होता है, नार्सिसिज्म ट्रेड्स क्या होते हैं। नार्सिसिस्ट पर्सन जो होता है वो खुद को श्रेष्ठ कर समझता है। उसके लिए सिर्फ एक टर्म आता है, मैं सही हूँ, मेरे अकॉर्डिंग सब कुछ होना चाहिए, मेरे विल के अकॉर्डिंग सब कुछ होना चाहिए, जो चाहता हूँ बस वही होना चाहिए। सामने वाला उस इंसान के आगे कुछ भी मायने नहीं रखता है। आप चाहे कुछ भी कर लो उसके आगे, चाहे आप अपना दिल दे दो, चाहे आप अपनी जान दे दो उसके लिए, फिर भी वो इंसान आपको यही याद दिलाता रहेगा कि आप उससे सबॉर्डिनेट हो, कमतर हो, और उसके हिसाब से ही जीना पड़ेगा आपको, उसके कंट्रोल में ही रहना पड़ेगा, तभी आप उसके साथ रह सकते हो, वरना नहीं रह सकते। अगर आप अपनी जान भी निकाल के दे दोगे ना, तो वो इंसान यही कहेगा, अरे ऐसे जहर खा के क्यों मरना चाहिए था, और अच्छे से जहर खाना चाहिए था, यही कहेगा वो इंसान। ऐसे इंसान दूसरों को नीचा दिखाने के कोई भी एक मौका नहीं छोड़ते हैं। नार्सिसिस्ट पर्सन के अंदर भावनाओं की कमी होती है, कोई भावना नहीं होती है उनके अंदर, ये और ना वो आपकी भावनाओं को समझते हैं और ना समझना चाहते हैं। ठीक है, उनके अंदर सहानुभूति की बहुत कमी होती है। ऐसे लोग आपको नीचा दिखाने के लिए कठोर से कठोर शब्द का इस्तेमाल करते हैं और आपको वो कभी भी आपकी सराहना कर ही नहीं सकते हैं, कभी भी नहीं। नार्सिसिस्ट पर्सन हमेशा चाहता है कि जो सामने वाला पर्सन है वो अपनी सारी ज़रूरतों को, इच्छाओं को सब त्याग दे, भूल जाए। बस उसके लिए ये होता है कि सिर्फ मेरी जो इच्छा है, मेरी जो बातें हैं, बस वही चलनी चाहिए, वही मानी जानी चाहिए, उसी पे अमल करना चाहिए। वो कहें दिन तो दिन, रात तो रात। ये नार्सिसिस्ट पर्सन दूसरों की उपलब्धियों से जलते हैं और किसी की भी छवि खराब करने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकते हैं, कुछ भी अफवाह फैला देते हैं। झूठ बोलना, अफवाह फैलाना उनके लिए बहुत नॉर्मल बाएं हाथ का खेल है। ऐसे इंसानों को अपनी गलतियों का कभी भी एहसास नहीं होता है और वो दूसरों को गलत ठहराने पे लगा रहता है और अपनी गलतियां कभी भी एक्सेप्ट नहीं करता है। माफ़ी मांगना तो बहुत दूर की बात, ऐसे लोग कभी भी झुकेंगे नहीं, माफ़ी नहीं मांगेंगे आपसे, चाहे कितनी भी 1000 बार गलती क्यों ना हो, फिर भी नहीं। लोग गलती करने पर भी किसी सामने वाले की बात को नहीं मानते हैं। ऐसे लोग जो होते हैं, अगर मान लो किसी दूसरे ने कुछ भी छोटी सी भी गलती कर दी है, तो ऐसे इंसान को इतना हाईलाइट करते हैं उनकी गलतियों को, और उस एक छोटी सी गलती को ज़िंदगी भर के लिए पकड़ के बैठ जाते हैं, और जब जब उन्हें मौका मिलता है वो उस गलती को पिन पॉइंट करते हैं सामने वाले के सामने, ताकि सामने वाला हर्ट हो। ऐसे इंसान हमेशा सामने वाले को बेइज्जत करेगा, बदतमीज़ी करेगा उनके साथ, और हर चीज़ का ब्लेम उन पर डालेगा। वो आपको इन्फीरियर फील कराने का एक मौका तक नहीं छोड़ते हैं, और आपके रोने धोने से उनके ऊपर कोई फ़र्क पड़ता ही नहीं है, कोई असर पड़ता ही नहीं है, उन्हें कुछ एहसास होता ही नहीं। नार्सिसिस्ट पर्सन के अंदर ईगो और सेल्फिशनेस एक्सट्रीम पर होता है, हमेशा लड़ते रहेंगे और अननेसेसरी आर्ग्यूमेंट करते रहेंगे। ऐसे लोग जो होते हैं वो अपने ही ओपिनियन को फैक्ट्स मान लेते हैं, और आप चाहे उनके सामने कितने भी ओपिनियंस रख लें, तर्क रख लें, कुछ भी कर लें, वो आपकी बात को सुनेंगे ही नहीं, समझेंगे ही नहीं। एट टाइम्स आप उनके सामने कुछ प्रूफ भी रख दोगे कि वो गलत हैं और आप सही हो, तब भी वो आपके उसको प्रूफ को भी गलत ही ठहराते रहेंगे। आजकल फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी तक को भी वो गलत ही मान देंगे। ऐसे लोग होते हैं, उन्हें सुनना ही नहीं। नार्सिसिस्ट पर्सन को सबसे बड़ी गलतफहमी ये होती है कि उन्हें लगता है कि आपको उनकी ज़रूरत है, उन्हें आपकी ज़रूरत नहीं है।
कोई पीड़ित इंसान एक नार्सिसिस्ट पर्सन के साथ रह रहा है तो वो अपनी इच्छाएं और ज़रूरतें अगर उसकी कुछ भी होती हैं तो वो नार्सिसिस्ट इंसान कभी भी उनकी इच्छाओं और ज़रूरतों को पूरा नहीं करना चाहता है। उसे पड़ी नहीं होती है कि सामने वाले की इच्छाएं और क्या ज़रूरत है, वो पूछता तक नहीं है। और उसे बस ये चाहत होती है कि सामने वाला पीड़िता जो है वो बस उसकी बातें मानता रहे। और अगर मान लो बाई चांस सामने वाले जो पीड़ित इंसान है उसने अपने मन मुताबिक कुछ काम कर भी लिया तो नार्सिसिस्ट पर्सन को वो चीज़ एक उसकी मनमानी लगने लगती है कि वो इंसान ऐसा कर कैसे रहा है, क्यों वो एक्सेप्ट ही नहीं करता है इस चीज़ को कि सामने वाला इंसान अपने हिसाब से अपने मन मुताबिक जी सके। नार्सिसिस्ट पर्सन जो होते हैं वो जीते जागते शैतान होते हैं। अगर आप उन नार्सिसिस्ट पर्सन के साथ रहते रहे, पूरी ज़िंदगी बिताते रहे, तो ये कंफर्म्ड है कि आपका जीना मुश्किल हो जाएगा। आप डिप्रेशन के इतने बुरे शिकार हो जाएंगे कि इन दी एंड आपको मरना ही इजी लगेगा, सुसाइड करना ही इजी लगेगा। आपको ज़िंदगी जीना बहुत कठिन मुश्किल हो जाता है, आपको अपनी ज़िंदगी अंधकारमय लगने लगती है एंड ख़त्म करना ज़्यादा अच्छा सॉल्यूशन लगता है आपको ज़िंदगी उन लोगों के साथ जीने से। ठीक है, तो अच्छा अब मैं आपको सुमित और उसकी मम्मी के कुछ नार्सिसिस्ट ट्रेट्स बताती हूँ जो मैंने भोगा है, तो वो इंसिडेंट्स अब मैं आपको बताती हूँ। जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि सुमित का एक ये ट्रेट था कि वो बोलता था कि मुझे आधे घंटे में खाना चाहिए, मुझे 9 बजे नाश्ता चाहिए, 1 बजे खाना चाहिए, 8 बजे खाना चाहिए, शाम की चाय 5 बजे चाहिए। तो उसका जो ये चीज़ बिहेवियर था, तो मैं कोशिश यही करती थी कि ज़्यादा घर में तनाव ना हो, टेंशन ना हो, घर का माहौल अच्छा रहे। इसलिए मैं उसको, हालांकि मैं इस चीज़ में बिलीव नहीं करती थी कि पर्टिकुलर टाइम पे ही एक खाना होना चाहिए, उससे आप 5-10 मिनट इधर उधर नहीं हो सकते, मैं इस चीज़ में बिलीव नहीं करती। लेकिन फिर भी मैं कोशिश यही करती थी एक अच्छी पत्नी होने के नाते कि सुमित की ये इच्छा को पूरी कर दूँ, अपने पति की इच्छा को पूरी कर दूँ और उसको एक डिज़ायर टाइम पे खाना दे दूँ। तो एक दिन क्या हुआ, मैं जस्ट 1 बजे खाना बनाकर आके कमरे में बैठी थी, गर्मियों के दिन थे और इनके घर का किचन ऐसा था कि अगर मैं मतलब जैसे कढ़ाई तवे पे कुछ भी करूं तो सीधे भाप गर्म हवा मेरे फेस पे आती थी। तो उस वहाँ का वेंटिलेशन ऐसे ही था, वो पसीने से मैं एकदम तर हो जाती थी। उस आधा 1 घंटा का जो काम होता था उसमें मैं बस आके बैठी थी कमरे में, पसीना 5 मिनट सुखा रही थी। सुमित को पता नहीं आओ देखना ताओ क्या हुआ, एकदम से उठा और उठ के प्लेट्स वगैरह इधर उधर हटाने लगा और एकदम से आके मुझे कहता है कि वो ग्वार की फली कहाँ है। मैंने कहा सब सामान वहीं पे किचन में रखा है। तो फिर सुमित कहता है कि नहीं मुझे ग्वार की फली नहीं दिख रही है, कहाँ रखा है। मैंने कहा सब कुछ सामान ढक के किचन में रखा हुआ है, 5 मिनट मुझे दे दो, मैं पसीना सुखा लूँ फिर मैं खाना लगाती हूँ। तो सुमित को इस पर पता नहीं क्या हुआ, मुझे समझ में नहीं आया। तो सुमित कहता है कि ज़रा सा खाना बनाने में थक जाती हो, खाना लगाओ फ़ौरन, और तुम ऑलरेडी 1 बजे के टाइम से बहुत लेट हो चुकी हो। मैंने एज़ यूजुअल पापा मम्मी की सिखाई हुई बात कि जवाब मत देना, तो मैंने ज़्यादा बात को बढ़ाया नहीं और मैं चुपचाप उठ गई और खाना लगाने लग गई। उस जगह पे मतलब जो मेरा व्यक्तित्व है ओरिजिनल की, कुछ भी गलत नहीं सुनना, इनजस्टिस नहीं सुनना, तो मैं तो ऐसे फटती कि बता नहीं सकते, और मैंने जाने दिया इस बात को। अब मैं सुमित को खाना परस ही रही थी, सुमित की मम्मी को खाना परस ही रही थी कि इतनी देर में नेहा दी जो मेरी नंद है उनका फ़ोन आ गया, और जो एक्स सास है वो जाके उनका फ़ोन सुनने के लिए चली गई। और वो जब फ़ोन पे बात होती है उन दोनों की तो काफ़ी देर तक होती थी। फिर भी मैंने सुमित को खाना परसा। सुमित अब इस पर कहते हैं कि मम्मी जब आ जाएंगी मैं तभी खाना खाऊंगा। मैंने इस पर सुमित से कहा क्यों, अब आपको 1 बजे के टाइम से खाना लेट नहीं हो रहा है। तो सुमित कहता है नहीं, मैं मम्मी के आने पर ही खाऊंगा। सन है वही जो नार्सिसिस्ट ट्रेट है कि उसको भावनाओं की कोई कदर नहीं होती है। उस टाइम पे जब मैं पसीना सुखाने बैठी थी तो वो मतलब मेरे प्रति थोड़ा नर्म व्यवहार हो सकता था कि चलो कोई बात नहीं, आस्था 5 मिनट रेस्ट करने बैठी है, पसीना सुखाने बैठी है, उसको 5 मिनट बैठ लेने देता हूँ और फिर खाना लगा देगी वो और खिला देगी वो आराम से। पर उसके माइंड में ये चीज़ नहीं आई कि बीवी को भी
मतलब 5 मिनट दे देना चाहिए, तो उसमें कोई बुराई हर्ज नहीं है। क्या उस टाइम पे एक पति का ताना देना बनता था कि ज़रा सा खाना बनाने में तुम थक जाती हो? टॉक्सिक पर्सन ही, एक टॉक्सिक पति ही ऐसे ताने अपनी पत्नी को दे सकता है जिसको अपने पत्नी के इमोशंस और एफर्ट्स की कोई वैल्यू नहीं है। और फिर अगर तुम समय के इतने ज़्यादा ही पाबंद हो, तो फिर तुम्हें अपनी मम्मी के लिए क्यों रुकने की ज़रूरत थी? तुम्हारे लिए तो प्रायोरिटी खाना ज़्यादा प्रायोरिटी होना चाहिए। उसी टाइम पे जब तुम्हें परस दिया गया है तभी तुम्हें खाना चाहिए था। फिर क्यों अपनी मम्मी के लिए वेट कर रहे थे तुम? और अगर ये खाना पर्टिकुलर टाइम पे तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, तो फिर क्यों मेरे ऊपर हुक्म चला रहे हो कि मुझे 1 बजे ही खाना चाहिए? फिर ये हुक्म चलाना गलत है तुम्हारा। ऐसे ही एक दिन जब सुमित ने मेरे को ये टाइम शेड्यूल अपना बताया नहीं था, तो मैं जब इनको 1:15 पे खाना दे रही थी बना के, तो मेरे को बोलते हैं तुम ऑलरेडी बहुत लेट हो गई है, तुम तो अपने मायके की रीत चलाती हो, 1:15 पे खाना देती हो हमको। ऐसे करके ताने दे रहे थे मेरे को। मैंने कुछ नहीं बोला, उस टाइम पे भी जाने दिया, पर मैं कह सकती थी कि भाई मैं अपने मायके की रीत चला रही हूँ, तो तुम्हें क्यों प्रॉब्लम हो रही? खाना मिल तो रहा है, बहुत बड़ी पता है, कोई 2-3 टाइम का खाना बना के आपको दे देना, आपको बैठे बैठाए मिल जाए। सच में यार, इससे बड़ा ब्लेसिंग दुनिया में कुछ नहीं हो सकती है। लिटरली मैंने ऐसे गरीबों को देखा है जिनको एक टाइम का खाना नहीं नसीब होता है, लिटरली, और बेचारे खाने के लिए तरसते हैं। कोई आपको प्यार से 2 प्यार मीठे बोल बोल के खाना खिला दे, इतना आनंद मिलता है ना, वो आनंद की मैं आपको शब्दों में बयान ही नहीं कर सकती। तो सबसे बड़ी ब्लेसिंग है दुनिया की, सबसे बड़ी ब्लेसिंग। भगवान का मैं रोज़ाना शुक्रिया अदा करती हूँ कि मतलब जैसे खाना एक तो मिल रहा है, और अच्छे से कोई बना के कोई कुछ दे देता है ना, वो बेस्ट फीलिंग होती है दुनिया की। अच्छा, एक इंसिडेंट शुरुआती दिनों का है, जब मैं 25 मार्च को विदा होके गई थी, तो अप्रैल के टाइम का ये है। मुझे ऐसे 9-10 दिन ही हुए थे घर में वहाँ पे रहते हुए, और नवरात्रि चल रहे थे अप्रैल वाले। तो मैं उन दिनों में, मैं और सुमित अपने ऊपर के क्या फर्नीचर लेना है, क्या सामान लेना है, वो सब लेने के लिए जाते थे, अपना कमरा सेट करने के लिए। तो 3-4 घंटे की माथापच्ची करके हम लोग एक दिन आए शाम के टाइम पे, ऐसी 5 बजे के करीब। मैं एज अ डिवोटेड बहू, शाम की 5 बजे की जो चाय होती है, थकी मारी आई हुई थी, फिर भी मैंने चाय बना के दी सबको, ठीक है। और बस 5 मिनट में लेटी थी चाय पीने के बाद, और सुमित की मम्मी को पता नहीं क्या चुल आई कि उसी समय ही खाना बनाने के लिए व्रत का वो चली गई, उठ गई। और सुमित ने बिल्कुल एकदम सोचा भी नहीं कि वो क्या बोल रहा है, क्यों बोल रहा है, सीधे कह दिया आशा मम्मी खाना बना रही है, तुम जाके खाना बनाओ। और तब मैंने उसको बोला कि मैं अभी तो नहीं बना सकती, मैं थकी हुई हूँ, 5 मिनट लेटूंगी, उसी के बाद मैं कुछ खाना बना सकती हूँ। हाउ इनसेंसिटिव सुमित इज़, कि देख रहा है कि 3-4 घंटे माथापच्ची करके आए हैं मार्केट से, इतना कोई भी इंसान थक जाएगा इतनी देर के बाद आएगा तो, घंटों मार्केट में रहेगा तो। और मतलब तुम 5-10 मिनट रेस्ट नहीं करने दे सकते हो अपनी वाइफ को, और सीधे उसको ऑर्डर दे रहे हो कि खाना बनाओ जाके। और ये बात मुझे समझ में नहीं आती है कि जब मैं 5-10 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए बैठी थी, लेटी थी, तभी क्यों मेरी एक सास उठी खाना बनाने के लिए, ये बात मुझे नहीं समझ में आई। और अगर चलो वो खाना बना भी रही थी, तो फिर सुमित को ऐसी चुल्ल क्यों हुई कि आज तक तुम खाना बनाओ, मम्मी खाना बना रही है? डज इट मेक एनी सेंस? अच्छा, जब मेरा अप्रैल में कमरा ऊपर का तैयार हो गया था, फाइनली मुझे 1.5 महीने के बाद शादी के अपना कमरा मिल गया था, तब मैं सुबह का नाश्ता 9 बजे से लेके 9:15 साढ़े 9 बजे तक करके ऊपर चली जाती थी अपने कमरे में। और सुमित को तो अपनी बीवी से कोई लेना देना नहीं था, वो तो सुबह के 6 बजे से लेकर रात के 11 बजे तक अपनी मम्मी के ही कमरे में बैठे रहते थे। तो सुमित का एक टाइम पे रिचुअल बन गया था कि वो फ़ोन करके मेरे को ऑर्डर देके रोज़ाना बुलाने लगे 12 बजे के करीब कि आओ आस्था आके खाना बनाओ, मेरी मम्मी खाना बना रही है। सबसे पहले तो ये इस बात का लॉजिक नहीं समझ में आता था कि सुमित की मम्मी 11 बजे से दोपहर का खाना क्यों बनाने लगती थी। अगर सुमित के कहे अनुसार मान लो खाना मान भी लिया जाए कि आधे घंटे में खाना बन जाता है, अगर उनकी मम्मी खाना आधे घंटे में बना लेती थी, आई डोंट नो बना पाती थी कि नहीं बना पाती थी, तो
11:30 तक बन जाएगा। तो फिर भाई 11:30 12 बजे तक कौन खाना खा लेता है, मुझे लिटरली नहीं समझ में आता। अगर कोई घर में है तो ठीक है। अरे भाई 9:30 पे मैं ऊपर गई हूँ, थोड़ी देर अपने कमरे में रहूँगी नहीं रहूँगी, और मैं अपने कमरे में चाहे टीवी देखूँ, लेटूँ, कुछ भी करूँ, इससे क्या मतलब, वो मेरा कमरा है। तो ऑब्वियसली इंसान को थोड़ी देर के लिए तो अपने कमरे में अपना मी टाइम चाहिए होता है, अपना प्राइवेट टाइम चाहिए ही होता है। सुमित की ये सबसे बड़ी ब्लंडर है, मैं कहूँगी ही इज़ अ ब्रेनलेस क्रिएचर, कि वो मुझे फ़ोन करके 11 बजे रोज़ाना ऑर्डर देके खाना बनाने के लिए बुलाता था। कोई हक नहीं बनता कि तुम मुझे ऑर्डर देके खाना बनाने के लिए बुलाओ। क्या शादी इसलिए की थी कि हर समय बस मेरे से खाना ही बनवाते रहो? अच्छा, हमारे घरों में जनरली जहाँ पे जॉइंट फैमिली होती है वहाँ पे एक सिस्टम होता है, सारे लोगों में एक तालमेल बैठा होता है कि जहाँ पे 2-2 बहुएँ होती हैं या 3-3 बहुएँ होती हैं, तो ये होता है कि एक टाइम पर सुबह का नाश्ता एक बहू करेगी, जहाँ 2 बहू है तो दोपहर का खाना सास कर देगी, शाम का खाना दूसरी बहू कर देगी, या फिर तीनों बहुएँ हैं जहाँ पे, तो तीनों बहुएँ नाश्ता खाना और रात का खाना कर देंगी। ऐसे करके एक एक टाइम सबको बांट दिया जाता है, ताकि किसी पे पूरा गृहस्थी का बर्डन ना पड़ जाए और आराम से सब चीज़ें मैनेज हो जाए, और सबको अपना अपना खुद के लिए भी समय बिताने को मिले, है ना, अपने खुद के काम करने के लिए भी मिले। हर घर में ऐसे मिलजुल के ही काम किया जाता है, चाहे जहाँ पे मान लो 2 बहुएँ ना भी हों, तो सास और बहू एक बहू ही है, तो सास और बहू मिलके काम करती हैं घर गृहस्थी का। सर्वे करार भी लिया जाए ऐसे घरों में, तो यही होता है कि जब कोई एक इंसान काम कर रहा होता है किचन में, तो दूसरा इंटरफेयर नहीं करता, उसके काम में दखल नहीं देता कि हर चीज़ के लिए रोका टोकी या बोले ये ऐसे करो वैसे करो, ऐसा नहीं होता है। सब अपने दिमाग से इस्तेमाल करके एक टाइम का खाना बनाते हैं। हाँ, अगर कोई हेल्प के लिए बोलता है तो दूसरा इंसान उसकी हेल्प करने के लिए हाजिर हो जाता है तुरंत, बट अगर हेल्प चाहिए तो उसके लिए बोलना तो पड़ेगा ना। ये कहीं पे नहीं होता है कि अगर एक बहू ने शादी की हुई है, जिस घर में एक बहू है, तो वो 24 घंटे हर समय किचन में ही रहे, किचन उसकी 4 दीवारी बन के रह जाए, ऐसा नहीं होता है। सुमित की मंशा बस शादी करने की यही थी कि बस वो जो हुक्म करता रहे कि अब ये खाना बनाओ, अब वो खाना बनाओ, इस समय खाना बनाओ, बस उसकी जी हुजूरी करती रहूँ मैं, 24 घंटे बस अपने आप को किचन चूल्हा चौके में झोंक दूँ। मेरी खुद की कोई लाइफ नहीं होनी चाहिए, दीन दुनिया से मुझे कोई मतलब नहीं होना चाहिए। सुमित का जो ब्लंडर है, जो इमेच्योरनेस है, सबसे बड़ी इमेच्योर बात जो ये है कि वो ये नहीं समझ पाया आज तक कि उसकी मम्मी को घर गृहस्थी के काम करने में मज़ा आता है, और उसकी मम्मी को खाना बनाने में मज़ा आता है, अच्छा लग उनको। सुमित को चीज़ें मैनेज करनी नहीं आती हैं। अगर उसको चाहिए भी था ये चीज़, सारा खाना तीनों चारों टाइम का नाश्ता खाना मैं ही बनाऊँ, उसकी मम्मी कुछ भी ना करे काम, तो उसको क्लियर कट ये मुझको और मम्मी को बैठाल के बोलना चाहिए था कि मम्मी मैं अब ये चाहता हूँ आप बिल्कुल भी किचन में काम ना करो, जो भी सारा काम करे किचन का वो आस्था करे, पूरी गृहस्थी आप आस्था को सौंप दो, वो हर चीज़ मैनेज करेगी, सब्जी लाने से लेके क्या बनना है क्या बनाना है वो करेगी। आप बिल्कुल किचन में काम नहीं करेंगी, एक डोंगा तक नहीं हिलाएंगी। जब जब मैं खाना बनाती थी मेरे सर पर खड़ी रहती थी और बोलती रहती थी ये बर्तन मत लो, वो बर्तन लो, ये ऐसे प्याज मत यूज़ करो, वैसे प्याज यूज़ करो, और चाय का बर्तन ये मत लो, ये कढ़ाई लो, ये ऐसे क्यों करती थी। हर समय हर रोज़ 6 महीने तक, 1-2 दिन कोई सह लेता है, 6 महीने तक कोई नहीं सहेगा। अगर सुमित सब चीज़ मुझसे करवाना चाहता था तो फिर अपनी मम्मी को किचन में क्यों आने देता था। जो भी करती मैं अपने हिसाब से करती। क्या सुमित और सुमित की मम्मी ने वो कहावत नहीं सुनी है कि आम खाओ गुठलियाँ मत गिनो। तुम्हारा मेन फोकस ये होना चाहिए कि तुम्हारे सामने टाइम पे खाना आ जाए मेरे से बना हुआ, ठीक है। अब वो खाना मैं कैसे बना रही हूँ, क्या कर रही हूँ, उससे तुम्हें कोई मतलब नहीं होना चाहिए। चीज़ें ऐसे साफ साफ बोलने से मैनेज होती हैं, ठीक है। हर एक चीज़ में, हर एक रिश्ते में तालमेल बैठाना होता है। सच बताऊं तो ये तो मैं अपने मम्मी पापा की सीख मान रही थी कि जवाब मत देना, वरना मैं सुमित को जब फ़ोन करता ना कि आके खाना बनाओ, मैं सीधे ये बोलती
बहुत ऑर्डर देने का चस्का लगा हुआ है ना तुम्हें, जो नहीं बनाऊंगी खाना। जब जब तुम ऑर्डर दे के मेरे को फ़ोन करोगे या तुम्हारे सामने होंगे और कहोगे ये बनाओ वो बनाओ, नहीं बनाऊंगी। कर लो जो करना है, अपने आप खाना बनाना है अपने आप खाना बनाओ, बाहर से मंगाना है बाहर से मंगाओ, अपनी माँ से बनवाना है माँ से बनवाओ, पर जब तुम बोलोगे तब नहीं बनाऊंगी। अगर ऐसे किया होता ना तब पता नहीं, तब भी इनका क्या होता भगवान जाने। ना तुम्हारे 1 बजे 9 बजे और 8 बजे का जो टाइम का शेड्यूल बांध दिया है वो ऑर्डर नहीं मैं मानूंगी। बोलो क्या, कैसे बनाओगे फिर खाना? नहीं बनाऊंगी मैं। यही बात है ना, शराफत में मारी गई मैं, इस तरीके से नहीं बोल पाई मैं, और कुछ अपने सर पे चढ़ा लिया मैंने सुमित को, तो वो सर पे ऐसे तांडव करने लगा मेरे। मैंने अपनी एक्स सास को एक दिन बोला भी था किचन में कि आप मत आया करिए किचन में, आप सारा काम मुझे करने दिया करिए, आप बस बैठा करिए आराम से। सुमित को नहीं अच्छा लगता आपका किचन में आना और कुछ भी खाना बनाना। तो वो इस पर कहती है नहीं ऐसा कुछ नहीं है, और वो एज़ यूजुअल वही बोलने लगी कि ये बर्तन मत यूज़ करो वो बर्तन यूज़ करो। उस दिन मेरे माइंड में बस यही चल रहा था कि ये दोनों माँ बेटे नहीं सुधरने वाले हैं, ये लोग असिस्टमेटिक रह के ही चीज़ें करते रहेंगे ज़िंदगी भर। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि नार्सिसिस्ट पर्सन जो होते हैं वो ब्लेम गेम खेलते हैं बहुत ज़्यादा। कुछ चाहे आपकी गलती हो ना हो, पर दोष आपके ऊपर ही आना है हर चीज़ का, ठीक है। तो एक दिन मैं एज़ यूजुअल 8 बजे सबको खाना बना के सब कुछ देती हूँ बहुत अच्छे से रोज़ाना की तरह, एंड अचानक से खाना खाते खाते मेरी एक्स सास का दांत हिल जाता है। वो ऑलरेडी 70 के आसपास की हैं, तो इस उम्र में दांत हिलना लाजमी है, दांत टूटना लाजमी है, सबके ही ऐसा होता है। अब उस चीज़ पे सुमित का रिएक्शन एकदम से, उनका वो ऐसे बिलख गई, ज़रा सा दांत जो हिल गया उनका। तो सुमित तुम खाना अच्छा नहीं बनाती हो इसलिए तुम्हारी वजह से मेरी मम्मी का दांत हिल गया, ये कहना मतलब कोई और एक बार को कोई और रिश्ता कहे समझ में भी आता है, लेकिन अगर पति इस टाइप से बोले ना तो एक लड़की को इतना चुभता है ना कि मैं बता नहीं सकती कि उसका पति उसको इतना गंदी तरीके से ट्रीट कर रहा है। तो वो चीज़ मेरे को इतनी फील हुई थी कि बस हर चीज़ में कमी निकालते रहते हो, यही बोला था मैंने उसको। लेकिन उसको फिर भी नहीं बात समझ में आई, और कि तुम्हारी वजह से मेरी मम्मी का दांत हिल रहा है, उस चीज़ को ब्लेम मेरे ऊपर कर देना। अरे भाई ये कोई पहली बार हो रहा है कि तुम्हारी मम्मी 70 के आसपास हैं, तो ऑब्वियसली दांत हिलेंगे ही हिलेंगे, टूटेंगे ही टूटेंगे। हर एज मतलब उस एज में जो भी इंसान होता है उसके दांत टूट ही रहे होते हैं, तो उसका ब्लेम मुझ पर लगाना बहुत गलत बात है। इन सब इंसिडेंट से मुझे बस एक ये क्वेरी हमेशा रहती थी सुमित से कि तुम्हें इतनी तकलीफ़ क्यों हो रही है कि अगर तुम्हारी मम्मी किचन में थोड़ा बहुत काम कर रही हैं तो अगर उनको अच्छा लगता है तो करने दो ना, वाई मतलब इतना क्या परेशान होना कि नहीं हर चीज़ आस्था को ही करनी चाहिए, मेरी माँ कुछ नहीं कर सकती। प्लीज़ मैं और बॉयज़ के लिए ये बात बोलना चाहूँगी, इस मोटिव से शादी बिल्कुल मत करो कि घर में अगर लड़की आई है तो सारा काम वो ही करेगी, या फिर अपनी मम्मी और बीवी में ऐसा तालमेल बैठाओ कि सारा काम मेरी बीवी ही करेगी। माँ को फिर क्लियर कट बोलो नहीं करने देना है मुझे काम आपको, आप शांति से चुपचाप बैठिए, फिर आप घर गृहस्थी में इंटरफेयर नहीं करेंगी। लेकिन हाँ, लड़के की माँ अगर अपने दिल से अपनी इच्छा से काम करना चाहती है तो प्लीज़ उन्हें मत रोकिए। आप अगर उनका हाथ पैर इस उम्र में चल रहा है, वो चलाना चाह रही हैं, उनको खुशी मिल रही है, तो उनको जिस काम में खुशी मिल रही है वो काम उन्हें करने दीजिए। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली घर गृहस्थी का काम वाइफ का होता है, सास का होता है, मतलब उन दोनों के बीच में अगर पति ना ही आए तो वो बेहतर है। घर गृहस्थी में तो बिल्कुल लड़के को इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। अगर आप बहुत लड़के जो लोग हैं बहुत बड़े कुक हैं, मतलब जिनको खूब खाना वाना बनाना अच्छा लगता है, बनाना आता है, तब तो ठीक है वो अपना मन से खाना बनाए और खाने में इंटरफेयर करे। लेकिन अदरवाइज़ अगर आपको खाना नहीं बनाना आता तो इंटरफेयर मत कीजिए आप अपनी वाइफ के और सास के प्रति कामों में। घर गृहस्थी के कामों में, खाने के कामों में लड़के के घुसने का कोई मतलब नहीं बनता, कोई रीज़न नहीं है, कोई औचित्य नहीं है उनका लड़कों का घर गृहस्थी में घुसना, खाने में घुसना।
अब मैं अपने व्यूअर्स से ये कहना चाहूँगी, जो लड़के जिनकी अभी अभी नई नई शादी हुई है या शादी होने वाली है जल्द ही, मैं उनसे ये कहना चाहूँगी कि सुमित तो एक नार्सिसिस्ट पर्सन था, इसलिए वो खाने जैसी चीज़ को लेके मुद्दा बना के, ज़रिया बना के प्रॉब्लम्स क्रिएट करता था। उसकी आदत ही प्रॉब्लम्स क्रिएट करना थी। बट मैं अपने सारे व्यूअर्स से और स्पेशली उन बॉयज़ से ये कहना चाहूँगी कि जब आप शादी कर रहे हो या अगर आपकी नई नई अभी शादी हुई है, तो प्लीज़ अपनी वाइफ पे ट्रस्ट कीजिए। जब एक लड़की मतलब शादी करती है, उसको ऑलरेडी पता होता है कि उसकी क्या ज़िम्मेदारी है, तो वो बखूबी अपनी ज़िम्मेदारियों को निभाना जानती है। बस ट्रस्ट करने की देरी होती है उस पर। आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी सुमित की गलतियों को बिल्कुल मत दोहराना कि आपको फ़ोन करने की ज़रूरत पड़ी है कि आके खाना बनाओ, ऑर्डर देने की ज़रूरत पड़ी। आपको ये सब करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी कि मम्मी खाना बनानी है, खाना बनाओ, ये सब कहने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। एक लड़की खुद समझती है कि उसको खाना बनाने में 40-45 मिनट लगते हैं या 1 घंटा लगता है, तो वो उस हिसाब से मार्जिन लेके खुद से अब खाना बनाएगी। उसकी ज़िम्मेदारी को वो समझेगी और करेगी। तो जब आप किसी लड़की से शादी कर रहे हो या अभी अभी की है, तो उसको वो हक दीजिए। उसको अपने घर गृहस्थी में, अपने किचन में कैसे काम करना है, क्या काम करना है, उसको वो डिसीज़न लेने का हक दीजिए। उसका ये टेरिटरी है, तो उसके टेरिटरी में इंटरफेयर बॉयज़ ना करें तो बहुत अच्छा है। वरना दोनों के रिश्ते में इतनी प्रॉब्लम्स आएंगी कि उन्हें कभी सॉर्ट आउट नहीं किया जा सकता या वो बढ़ती ही जाएंगी। तो ऐसी कोई मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट ही ना हो, प्रॉब्लम ना आए पति पत्नी के रिश्ते में। इसलिए पति इंश्योर करे कि पत्नी पे किसी चीज़ के लिए दबाव वगैरह, ऑर्डर वगैरह ना दिया जाए। उसको अपना काम अपने तरीके से करने दिया जाए, इतनी आज़ादी तो देनी चाहिए। सुमित के लिए लाइफ में बस 2 ही चीज़ें इम्पॉर्टेंट हैं। एक तो कि खाना उसका ऑब्सेशन है और दूसरा उसकी मदर। इन 2 लोगों के चीज़ों के अलावा वो कुछ और किसी और के बारे में नहीं सोचता है। वो कहते हैं ना, वो जो नार्सिसिस्ट पर्सन, द मोस्ट ईगोइस्टिक पर्सन एंड द मोस्ट सेल्फिश पर्सन्स जो होते हैं, तो वहाँ पे इसकी सेल्फिशनेस एक्सट्रीम पर है इन 2 लोगों के लिए। कि बस इसका मेन मोटिव यही है, वो एक अनहेल्दी एनवायरनमेंट क्रिएट करता है अपने आसपास के लोगों के लिए। ठीक है, बस अच्छा अगर किसी का चाहता है तो अपना और अपनी माँ का, दैट्स इट। उसकी लाइफ वहीं तक संकुचित हो जाती है और खाना उसके लिए ऑब्सेशन रह गया है। अगर तुम्हारे लिए खाना ऑब्सेशन है तो भाई अपने ऑब्सेशन को अपने तक ही रखो। तुम्हारे ऑब्सेशन की वजह से किसी और को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। क्यों मेरे लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे थे, मुझे नहीं समझ में आ रहा था। और वो ये ना, नार्सिसिस्ट के साथ रह के आपको प्रॉब्लम होगी। उनको शांति से जीवन जीना नहीं आता नार्सिसिस्ट लोगों को, और उनको ये चाहिए होता है कि ड्रामा क्रिएट होता रहे लाइफ में, कुछ ना कुछ। ज़रा सी शांति हुई नहीं कि वो ऐसे पोक करते हैं पीड़ित इंसान को कि कुछ ना कुछ ड्रामा हो, कुछ ना कुछ कलेश हो, एनवायरनमेंट घर का ख़राब हो। ये उनका मेन मोटिव होता है। एनर्जी सकर्स होते हैं वो लोग, और आपकी एनर्जी को बिल्कुल ड्रेन कर देंगे। आप बिल्कुल एग्जॉस्टेड फील करोगे उनके आसपास अगर रहोगे तो। और ये बहुत बार मैंने फील किया है। ये तो अभी कुछ ही ट्रेट्स हैं, कुछ ही इंसिडेंट्स हैं जो मैंने अभी शेयर किए। मैं इसका सेकंड पार्ट लेके आऊँगी नार्सिसिस्ट पर्सन का। कुछ और इंसिडेंट्स आपसे शेयर करूँगी मैं, जिससे आपको क्लियर कट, अगर अभी इस वीडियो में भी और इंसिडेंट्स मैंने इंक्लूड कर दिए तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। सो इस को अभी यहीं पे ख़त्म करते हैं। सेकंड पार्ट में अभी जल्द ही लेके आऊँगी। सो कैसा लगा आपको मेरी ये वीडियो, प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगर आपके पेरेंट्स, आपके पति या आपकी सास या कोई भी और रिश्ता, कोई आपका फ्रेंड्स, इवन कंपनी वगैरह में भी नार्सिसिस्ट पर्सन मिल जाते हैं, तो प्लीज़ मुझसे वो अपने एक्सपीरियंसेस शेयर कीजिए। मैं सब कमेंट्स पढ़ती हूँ। एंड जागरूक हो जाइए नार्सिसिस्ट लोगों के प्रति, गैसलाइटर्स के प्रति। बिल्कुल भी प्रताड़ना सहनी नहीं है और ऐसे लोगों से दूर रहने की कोशिश करनी है। अपने मेंटल पीस पे फोकस करना है। आपके मेंटल पीस को कोई डिस्ट्रॉय ना कर पाए, ये आपको इंश्योर करके रखना है।
अपना कॉन्फिडेंस कभी लूज़ नहीं करना है। नार्सिसिस्ट पर्सन्स के बीच में आप रहोगे तो आपकी लाइफ हेल बन के रह जाएगी। सो बी अवेयर और सतर्क हो जाइए। कोशिश कीजिए कि दूरी जितनी बनाई जा सके बना ली जाए समय रहते ही। मेरी वीडियो को लाइक करते रहिए, कमेंट्स करते रहिए एंड अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। आई नीड सब्सक्राइबर्स एंड मेरे कंटेंट को ऐसे ही एंजॉय करते रहिए। बाय बाय, थैंक यू।